सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके यूपी टेट में बाल विकास विषय में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 270 तक मैंने पढ़ा दिया है। जिन भी प्रशिक्षुओं ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आप लोग प्लीज देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 271 से। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने आप लोग को टॉपिक भी पढ़ाए हैं। बुद्धि चैप्टर मैंने पूरा खत्म कर दिया है। इसके अलावा आप लोगों को बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसको भी पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है। तो दोस्तों, मैं थियरी भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, केवल बहुविकल्पी क्वेश्चंस कोई नहीं। तो आप लोग थियरी भी पढ़िए, बहुविकल्पी क्वेश्चंस को भी पढ़िए, जिससे आप लोग का जो बाल विकास विषय है इसकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 271 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए। व्यक्ति की वह योग्यता या शक्ति जिसके द्वारा वह नवीन रचना उत्पादन करता है, उसे किस नाम से संबोधित करते हैं? स्मृति या मेमोरी, बुद्धि या इंटेलिजेंस, सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी, या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों, व्यक्ति की वह योग्यता या शक्ति जिसके द्वारा वह नवीन रचना या उत्पादन करता है, यानी कि अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से वह कोई नई चीज बना देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे बच्चे जो नवीन रचना या नवीन उत्पादन करते हैं, उन बच्चों को हम सृजनात्मक बालक या सृजनात्मक बालिका कहते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में जो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और वो ला करके टीचर को दिखाते भी हैं। तो ऐसे बच्चों को ही हम क्या कहते हैं? सृजनात्मक बालक। तो अगर हम अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से कोई नवीन रचना या उत्पादन कर देते हैं, कोई नई चीज बनाकर हम दिखाते हैं, तो यही क्या होता है? सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 272 है। पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का जो स्तर है किस अवधि में घटित होता है? यानी कि पियाजे का जो मूर्त संक्रियाओं का स्तर है, मैंने आपको बताया है कि जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें जो पहला है वो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, जो तीसरी अवस्था होती है वही होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और यह जो होती है यह होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष, 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। 7 से लेकर के 11 ईयर तक होती है। तो ऑप्शन सी जो है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का जो स्तर है यह किस अवधि में घटित होता है? जब बच्चा 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होता है। इस अमूर्त संक्रिया का मतलब क्या होता है? दोस्तों, इसे हम कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशन, यानी कि बच्चा अपने सामने कोई मूर्ति देखेगा, कोई पेंटिंग देखेगा या कोई सामान वो देखता है अपने सामने, तो वह अपने आसपास के लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि इसे हम क्या कहते हैं, या किस लिए यहाँ पर रखा गया है, या वह बहुत सारी चीजें जो भी उसके सामने दिखेंगी उन सभी चीजों के बारे में वो क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा। तो जो भी चीजें वो देखता है उन्हीं के बारे में वह केवल क्वेश्चन पूछ पाता है, यानी कि जो चीजें उसको दिखाई देती हैं वह केवल उन्हीं के बारे में सोच पाता है। तो इसीलिए इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और इसकी जो अवस्था होती है वो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 273 है। बुद्धि मॉडल की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? स्पीयरमैन के द्वारा, पियाजे के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा या थॉर्नडाइक के द्वारा? तो बुद्धि मॉडल की संरचना या बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया था? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने बुद्धि मॉडल की संरचना प्रस्तुत की थी या फिर बुद्धि का पास मॉडल दिया था। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 274 है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का बुद्धि सिद्धांत या विचार विशेषतः विकासात्मक पक्ष से संबंधित है?
ऑप्शंस है थॉमसन, बिने, पियाजे या थर्स्टन। दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी बताया है कि जो जीन पियाजे थे, इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर, अपने जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उनकी सोच में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है और वह किस तरीके से जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी सोच कैसे विकसित होती है, किस प्रकार से वह अपने आसपास की वस्तुओं को देख करके रिएक्ट करते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के ऊपर पूरा अध्ययन किया। तो यहाँ पर पूछा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के सिद्धांत या विचार विशेषता विकासात्मक पक्ष को लेकर के अपना पूरा अध्ययन प्रस्तुत किया है, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्होंने पूरा विकासात्मक पक्ष पर ही स्टडी की है। तो यह किया था जीन पियाजे जी ने अपने खुद के बच्चों पर। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा, संज्ञानात्मक पक्ष का सिद्धांत किसने दिया था या विकासात्मक पक्ष का सिद्धांत किसने दिया था, इन सभी का आंसर जीन पियाजे होंगे। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 275 है, निम्नांकित किस मनोवैज्ञानिक ने कारक विश्लेषण या फैक्टर एनालिसिस के आधार पर बुद्धि सिद्धांत का विवेचन किया था। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बिने ने, थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने या जीन पियाजे ने। दोस्तों जो फैक्टर एनालिसिस है ये किया था स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने कहा था कि जो बुद्धि होती है उसके दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है जनरल फैक्टर, दूसरा होता है स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कि एक सामान्य होता है, दूसरा क्या होता है? स्पेशल होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सी जो है स्पीयरमैन, ये राइट आंसर होगा। इन्होंने बुद्धि के दो कारक बताए थे। तो यहाँ पर फैक्टर एनालिसिस किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 276 है, भारतवर्ष के बाकर, मेहंदी तथा पासी मुख्यतः किस परीक्षण के कारण प्रसिद्ध हैं? बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति या समायोजन। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। तो बाकर, मेहंदी और पासी ने मुख्यतः सृजनात्मकता पर परीक्षण किया था। क्वेश्चन नंबर 277 है, एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता है? छात्र की उन्नति करने में, छात्र की शैक्षिक प्रत्याशा का उन्मूलन करने में, छात्रों की ग्रेड प्रतिस्थापन में या पाठ्यक्रम के प्रकरणों को सुनिश्चित करने में। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है छात्रों की उन्नति करने में क्या होता है, जो बुद्धि लब्धि होती है इसकी उपयोगिता होती है। इससे क्या मतलब है कि जब हम बच्चों की बुद्धि लब्धि का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं या परीक्षण करते हैं, तो उससे बच्चों के किस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस बच्चे को पढ़ाते हैं। और जब हम जितना हमें पता है कि यह बच्चा, इसको हम जितना सिखा रहे हैं उतना यह ग्रहण कर रहा है या इतना यह एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो हम उसे उतना ही बताएंगे। ठीक है, अगर हम उससे ऊपर के लेवल का ज्ञान उसे देंगे तो वह बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चा जिस बुद्धि लब्धि का है अगर उससे ज्यादा हम बताएंगे तो वह समझ ही नहीं पाएगा। तो जब बुद्धि लब्धि हमें पता होती है हर एक बालक की, तो उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, उस बालक को उतनी शिक्षा देते हैं जितना वह क्या करे, बेहतर तरीके से समझ पाए और उस पर रिस्पॉन्स कर पाए। तो एक छात्र की उन्नति करने में जो बुद्धि लब्धि होती है इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 278 है, मानसिक आयु माप होती है किसकी? मानसिक परिपक्वता की, मानसिक वृद्धि की दर की, जन्मजात मानसिक शक्तियों की, या फिर उसकी आयु के समकक्ष अन्य बालकों के बौद्धिक स्तर के मापन। दोस्तों जो मानसिक आयु होती है यह माप होती है मानसिक परिपक्वता की, यानी कि एक बच्चा अगर वह क्लास 7th में पढ़ रहा है तो क्या वह कक्षा 7 के यानी कि क्लास 7th के सवालों को लगा पाता है या नहीं लगा पाता है। यानी कि वह, उसकी एज तो हो गई है क्लास 7th में पढ़ने की, लेकिन क्या वह मानसिक रूप से तैयार है क्लास 7th में पढ़ने के लिए? क्या वह उन सवालों को लगा पाता है उस क्लास के? तो ये जो सवाल हल करने की या उस क्लास में जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनको वह सीख पा रहा है या नहीं, या उसकी मानसिक आयु पर निर्भर करता है, उसकी मानसिक परिपक्वता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 279 है, यदि एक 12 वर्ष के बालक की मानसिक आयु केवल 10 है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने भी आपको समझाया है
कि कोई बच्चा कितने साल का है, 12 साल का है और उसकी जो मानसिक आयु है वो क्या है, केवल 10 वर्ष है। कितनी है, केवल 10 वर्ष है। यानी कि वह बच्चा कक्षा 6 में तो पढ़ रहा है, वह 12 साल का है, वो कक्षा 6 में तो चला गया है, लेकिन वो कक्षा 4 के यानी कि क्लास 4 के बच्चों का भी सवाल क्या कर रहा है, वो हल ही नहीं कर पा रहा है। यानी कि यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि बच्चा कक्षा 6 में तो पढ़ रहा है, लेकिन वह 6 के ना तो वह 6 के सवालों को लगा पा रहा है, ना कक्षा 5 के सवालों को लगा पा रहा है, और कक्षा 4 के सवालों को वह थोड़ा बहुत हल कर पा रहा है। इस तरीके से भी आप समझिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, है बच्चा 12 वर्ष का, लेकिन उसकी मानसिक आयु कितनी है, 10 वर्ष है। तो उसकी मानसिक आयु कितनी है, 10 वर्ष, यानी कि वह कक्षा 4 के सवालों को लगा सकता है, लेकिन कक्षा 5 और कक्षा 6 के सवालों को वह बिल्कुल नहीं लगा सकता है। तो वह बढ़ तो गया है, उसकी एज तो हो गई है, यानी कि उसकी वास्तविक आयु तो हो गई है कक्षा 6 में पढ़ने लायक, लेकिन जो उसकी मानसिक आयु है वो अभी भी कक्षा 4 में ही है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को एक शिक्षक को क्या करना चाहिए अगर ऐसे बच्चे शिक्षक की क्लास में है तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। छात्र को निम्न कक्षा में स्थानांतरित कर दें ताकि उसे पढ़ने में कठिनाई ना हो, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि उसी कक्षा में वापस बच्चे को कक्षा 4 में ही भेज दिया जाए। दूसरे ऑप्शंस में कहा है छात्र को मंद गति से पढ़ने वाले छात्रों के समूहों में स्थानांतरित कर दें, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो कमजोर बच्चे हैं उनके साथ इस बच्चे को भेज दिया जाए। ऑप्शन सी है जब तक कि उसका ठीक से परीक्षण कर लें कोई भी अंतिम निर्णय ना लें, और ऑप्शन डी है प्रधानाचार्य को संस्तुति करें कि उसके लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करें। तो जब ऐसा बच्चा क्लास में आता है तो सबसे पहले जो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सी है, जब तक कि उसका ठीक से आप परीक्षण नहीं कर ले तब तक आप अंतिम निर्णय नहीं ले सकते हैं कि हाँ ये बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ने लायक है, कक्षा 6 में कक्षा 4 में ही पढ़ने लायक है। ऐसे आपको तुरंत नहीं सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया पहले क्या करना है, एज ए टीचर आपको धैर्य, अपने अंदर पेशेंस रखना है और आपको सोचना है पहले क्या करना है, पहले ठीक से परीक्षण करना है उस बच्चे का, फिर कोई अंतिम निर्णय लेना है। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 280 है, बुद्धि लब्धि का सूचकांक या इंडेक्स क्या है, मानसिक विकास का, मानसिक विकास की दर का, मानसिक योग्यता के अंतिम स्तर का, या मानसिक परिपक्वता का। तो राइट आंसर दोस्तों मानसिक विकास की दर जो होती है यही क्या होती है, बुद्धि लब्धि होती है। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 281 है, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करती है, सामान्य बुद्धि पर, विशेष बुद्धि पर, उपरोक्त दोनों पर, या कोई नहीं। तो एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता उसकी सामान्य बुद्धि पर निर्भर करती है, यह स्पीयरमैन के अनुसार है। ठीक है, तो स्पीयरमैन ने ही बताया था कि बुद्धि के दो फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, सामान्य और विशिष्ट या विशेष। और क्वेश्चन नंबर 282 भी इसी तरीके से मिलता जुलता है इससे। तो देखिए स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी व्यक्ति की विशेषता दिखलाती है। तो विशेषता दिखलाने वाली बुद्धि कौन सी होती है, सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी विशिष्ट बुद्धि। ये क्या बताती है, व्यक्ति की विशेषता बताती है, क्योंकि स्पीयरमैन ने दो ही बुद्धियां बताई हैं, कौन कौन सी, सामान्य और विशिष्ट बुद्धि। बुद्धि के दो कारक बताए हैं स्पीयरमैन ने। तो यहाँ पर आप देखिए सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि में से कौन सी व्यक्ति की विशेषता दिखलाती है, तो विशिष्ट बुद्धि दिखलाती है, या स्पेसिफिक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 283 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है, एक शक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत, या द्विशक्ति सिद्धांत। दोस्तों जो बुद्धि में अनेक कारक सिद्धांत को मानता है वह सिद्धांत है बहुशक्ति सिद्धांत, और इसे दिया था थॉर्नडाइक ने। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 284 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में दो कारक मानता है। अभी मैंने आपको बताया है कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, बुद्धि के दो कारक या दो फैक्टर किसने बताए हैं, स्पीयरमैन ने बताया है। कौन कौन से, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। तो ऑप्शन डी जो है द्विशक्ति सिद्धांत ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 285 है, बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता निम्न में से कैसी है, अकेली, अनेक, कई, या दो। तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वह क्या मानता है, बुद्धि एक अखंड इकाई है, और इसे किसने कहा था, बिने ने कहा था। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन
ए जो है अकेली यानी कि एक ही है, एक कारक सिद्धांत, यह क्या होगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बुद्धि की योग्यता क्या मानी गई है, अकेली मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 286 है, बुद्धि की प्रकृति के विषय में सामान्य तथा विशिष्ट गुण सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने उपस्थित किया। अभी मैंने आपको बताया है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य और विशिष्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 287 है, बुद्धि की प्रकृति के विषय में बहुशक्ति सिद्धांत का समर्थक निम्नलिखित में से कौन है। विक्टोरिया हेजली, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन या स्टीफेंस ब्राउन। दोस्तों बुद्धि का बहुशक्ति सिद्धांत या बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि के सभी कारकों के विषय में मैंने एक वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया है, जब बुद्धि चैप्टर पढ़ाया है, तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 288 है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षणों की गणना निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षणों में आते हैं। वाचिक का मतलब होता है शाब्दिक, यानी कि ऐसे लोग जो पढ़े लिखे होते हैं और पढ़े लिखे लोगों पर यह परीक्षण किया था तो वह वाचिक कहलाता है या शाब्दिक या वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है, यही पूछा है। अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण है, सामूहिक या वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण है, या अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण है। तो अवाचिक का मतलब है अशाब्दिक, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके ऊपर अवाचिक, ठीक है, या अशाब्दिक परीक्षण होता है। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 288 है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षणों की गणना निम्नलिखित में से किस बुद्धि परीक्षणों में यह आते हैं। तो यह आते हैं वाचिक बुद्धि परीक्षण में, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा आप लोग, यानी कि शाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे होते हैं और एक समय में सिर्फ एक ही लोगों का बुद्धि परीक्षण होता है। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 289, बिना पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं। तो बिना पढ़े लिखे लोग यानी कि अवाचिक या अशाब्दिक और सामूहिक। तो आप देखिए बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए हम क्या यूज करते हैं, अशाब्दिक या अवाचिक। तो अवाचिक आप ढूंढिए, अवाचिक यहाँ पर है, और इसके अलावा देखिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण, तो यहाँ पर आप देखिए समूह बुद्धि परीक्षण। तो ऑप्शन डी जो है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण को ही हम क्या कहते हैं, बिना पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो गया। और यहाँ पर देखिए अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण भी दिया हुआ है। तो अवाचिक बुद्धि परीक्षण अगर होगा तो केवल यह क्या होगा, सिर्फ एक व्यक्ति का होगा एक समय में, जबकि यहाँ पर अवाचिक अशाब्दिक तो है, बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए ढेर सारे लोग एक समूह में आराम से परीक्षण दे पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 290 है, पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं। तो पढ़े लिखे लोग यानी कि वाचिक परीक्षण या शाब्दिक परीक्षण, और सामूहिक की बात हो रही है तो वाचिक और सामूहिक। तो यहाँ पर आप देखिए वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण ऐसे लोगों के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका समूह में जो परीक्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण या शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 291 है, बुद्धि परीक्षणों के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा था। बिने साइमन परीक्षण, बर्ट लंदन, टर्मन मैरिल स्केल या टर्मन स्टैनफोर्ड स्केल। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है बिने साइमन परीक्षण, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 292 है, बुद्धि परीक्षण की दिशा में पहला ठोस कदम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उठाया था। फ्रांसिस गाल्टन ने, एबिंगहास ने, कैटल ने या अल्फ्रेड बिने ने। तो राइट आंसर दोस्तों है यहाँ पर ऑप्शन डी, अल्फ्रेड बिने ने ही क्या किया था, बुद्धि परीक्षण की दिशा में सबसे पहला ठोस कदम उठाया था। कब, 1905 में। क्वेश्चन नंबर 293 है, आर्मी अल्फा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण नहीं है। किस प्रकार का परीक्षण नहीं है, नहीं पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। शाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण या सेना में चयन के लिए बनाया गया परीक्षण। तो आपको पता है कि आर्मी अल्फा, आर्मी लिखा ही हुआ तो ये सेना के लिए तो होगा ही, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन ए जो है यह भी सही है। यह क्या है, शाब्दिक परीक्षण यानी कि पढ़े लिखे लोगों के लिए है, और सामूहिक परीक्षण भी है यह।
तो ऑप्शन बी जो है व्यक्तिगत परीक्षण, यह क्या है, यह गलत है। आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक सामूहिक परीक्षण है, यानी कि ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं और उनका एक साथ एक समूह में परीक्षण किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 294 है, प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षणों के प्रकार हैं, 2, 3, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है 2, यानी कि व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 295 है, बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बहुकारक सिद्धांत या बहुशक्ति सिद्धांत किसने दिया है? यह बुद्धि का सिद्धांत है, आपको पता भी है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है, और यहाँ पर ऑप्शंस में थॉर्नडाइक नहीं दिया है, बिने टर्मनस्टन दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी को हम क्या लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 296 है, गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? दोस्तों ऑप्शंस है 1, 2, 3 या फिर 4। तो राइट आंसर है 3। तो इसे हम क्या कहते हैं? त्रिकारक सिद्धांत भी कहते हैं बुद्धि का। तो ये किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 297 है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? अमेरिका, फ्रांस, जापान या जर्मनी? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 298 है, मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कितने पहलू माने हैं? 2, 4, 5 या 6? तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व के 4 पहलू होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 299 है, फिजिक एंड कैरेक्टर नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? यानी कि फिजिक एंड कैरेक्टर यह बुक किसने लिखी है? ई क्रैस्मर, W.H. सेल्डन, E.L. थॉर्नडाइक या C.G. यूंग? तो दोस्तों फिजिक एंड कैरेक्टर नामक जो पुस्तक है यह लिखी है ई क्रैस्मर ने। ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 300 है, यानी कि 300 है, गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की व्याख्या किसने की है? मुरे ने, स्टेनर ने, ड्रेवर ने या आलपोर्ट ने? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आलपोर्ट। आलपोर्ट की जो परिभाषा है व्यक्तित्व की, यह सबसे सटीक और सबसे अच्छी परिभाषा मानी गई है, जिसे सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो आलपोर्ट की जो परिभाषा है यह गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण की है। और गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण क्या है? आपने पढ़ा है कोहलर का जो सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत, वही है गेस्टाल्टवादी सोच। इसमें ये बातें बताई जाती हैं, पहले हम किसी भी चीज को क्या करते हैं? पूरा देखते हैं। जैसे कि एक पेड़ है, अगर हमें उसका अध्ययन करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस पेड़ को ला करके हम बच्चों को दिखाएंगे। तो उस पेड़ को जब हम पूरा एक बार दिखा देंगे, पूरे पेड़ को, फिर हम उसमें बताएंगे कि तने कहाँ हैं, पत्तियां कहाँ हैं, फूल कहाँ है, फल कहाँ है। तो बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। यानी कि पहले हम पूरी वस्तु को दिखाएंगे, फिर उसके एक एक अंग के बारे में बताएंगे। जैसे बच्चों को मानव शरीर के अंगों के विषय में बताना है तो पहले हम क्या करेंगे? उन्हें पूरी एक बॉडी दिखाएंगे और फिर उन्हें बताएंगे कि कौन सा अंग कहाँ है। तो इस तरीके से जो गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण है, इसको ध्यान में रख करके आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी थी। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चंस किए और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, यूपी टेट में बुक कौन सी लेनी है, तैयारी कैसे करनी है, इन सभी के विषय में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। आप हर एक विषय को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है, आप हमसे बताते रहिए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है और लगातार करता रहेगा। बस आप ऐसे चैनल से बने रहिए दोस्तों, और सभी वीडियोस को देखते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही बने रहेंगे और अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे वीडियो की जरूरत है, अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर भेज दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आपको सिर्फ यूपी टेट नहीं बल्कि सुपर टेट, सी टेट, आपके सेमेस्टर सभी की तैयारी हम करवा रहे हैं और रेगुलर कराते रहेंगे। बस आप ऐसे चैनल से बने रहिए दोस्तों और सभी वीडियोस को देखते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।